और अब अनलॉक अधिवेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री। अखिलेश जी, स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। साइकिल दिख रही है आपके पीछे, कल वर्ल्ड साइकिलिंग डे था, आपने बात भी की उसकी, लेकिन अभी आप साइकिल पे उतरे नहीं है लोगों के बीच। सही वक्त पर, और क्योंकि यूपी में बिना साइकिल से उतरे हुए काम बनने वाला नहीं है। हाँ। इसलिए मुझे भरोसा है अपनी साइकिल पे, और मैं आपको भरोसा दिला सकता हूं कि साइकिल पे ही समाजवादी पार्टी आपको हर जगह गांव में दिखाई देगी। और उसके साथ साथ अफसोस ये भी है कि प्रदेश में एक बहुत बड़ा कारखाना साइकिल का था जी, और जब हम आप सब और दुनिया वर्ल्ड साइकिल डे मना रहे थे, उसी दिन पता नहीं क्यों एटलस उस साइकिल का कारखाना बंद हो गया। तो कभी कभी सोचने की बात यह है कि 20 लाख करोड़ का पैकेज मिला हो, प्रदेश सरकार कोशिश कर रही हो, और उसके बाद एक कारखाना बंद हो जाए। जी, तो नहीं, आप मतलब ये आप कह रहे हैं कि साइकिल पर उतरेंगे, साइकिल पे उतरना है, पब्लिक को भी उतरना ही पड़ेगा, लेकिन क्या अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खासतौर पे अखिलेश यादव इसलिए लोगों के बीच नहीं दिख रहे हैं, इसलिए अभी साइकिल पे उतरते नहीं दिख रहे हैं क्योंकि अभी चुनाव बहुत दूर है, जब चुनाव आएगा तब देखी जाएगी, अभी एनर्जी वेस्ट क्यों करें? नहीं, खतरा ये है कि हमारे अभी एक मंत्री जी अस्पताल देखने गए थे। हाँ। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में मरीजों से मिलने गए थे। सुनने में आ रहा है कि उनको भी कोविड-19 हो गया है, अब उनको 14 दिन फिर रहना पड़ेगा। इधर बहुत सारे नर्सिंग होम मैंने देखे हैं लखनऊ के, जो बंद हो गए हैं। तो सवाल यह है कि लॉकडाउन ठीक हुआ नहीं हुआ, लेकिन ये बीमारी अभी गई नहीं है। बीमारी है, लोगों को समझदारी से रहना पड़ेगा, क्योंकि जब इलाज नहीं है और इसका कुछ अभी आया भी नहीं है कि हम कैसे इस बीमारी को रोकथाम कर पाएंगे। तो मैं समझता हूं अभी लोगों के बीच अगर जाएंगे तो सरकार ही आप पे आरोप लगाएगी कि देखिए आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं, आपके जाने से ये चीजें बिगड़ गई हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मैंने अपील की थी, और आज तक अभी तक लोग गरीबों की जहां जैसी संभव मदद हो सकती है मदद कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्यकर्ता अपने संसाधनों से अपनी जोखिम उठा करके लोगों की मदद कर रहे हैं। नहीं, लेकिन डिंपल जी तो दिख रही हैं, आप नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। और कहीं ऐसा तो नहीं है जैसे वो कांग्रेस अध्यक्ष, यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष, उनको पकड़ लिया था, गिरफ्तार कर लिए थे, आपको भी वही डर लग रहा हो? नहीं, मुझे उससे डर नहीं है। हालांकि सरकार का तो ऐसा तरीका है कि अगर आप कहीं हैं भी तब भी मुकदमे लगा देंगे आप पर, उत्तर प्रदेश में। और हमारी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की यहां पर है, वो तो पॉलिटिकल लोगों पे जो मुकदमे लगा रही है वो तो लगा ही रही है, लेकिन सोचो बीमारी से कितना डरा दिया है। पूरे देश में इतने केसेस कहीं नहीं लगे होंगे कोविड-19 को लेकर के जितने उत्तर प्रदेश में लगे हैं। अब पता नहीं उनको कौन से मुकदमे लगा दिए कांग्रेस को। जहां तक समाजवादी पार्टी के हैं, समाजवादी पार्टी मदद कर रही है। मुझे जब जानकारी मिली कि कुछ तमिलनाडु में महाराजगंज के संत कबीर नगर के मजदूर बंद हैं, वो नहीं निकल पाए हैं कुछ महीनों से, जब उन्होंने हम पार्टी कार्यालय से संपर्क किया, क्योंकि सरकार से जब संपर्क किया, सरकार हार गए वो लोग। उन्होंने अपनी टिकट बुक की, उनके ऐप से टिकट बुक नहीं हुई, एयर टिकट खरीद नहीं सकते थे, ट्रेन में बुकिंग नहीं मिल रही थी। जब मुझे जानकारी मिली, हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनके लिए इंतजाम किया। वो बस से 3 दिन में यूपी में आ गए और जाकर के वो अपने गांव पहुंच गए। तो काम तो कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोरोना से डरा दिया गया। क्या ये, एक सीधा सवाल अखिलेश जी, क्या लॉकडाउन लगाना गलत था? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की कि थाली और ताली बजा करके इसका पॉलिटिकल लाभ ले लें। मुझे नहीं लगता उस समय एक्सपर्ट्स, उस समय डॉक्टर्स और उस समय जो रिसर्च कर रहे थे या जानकारी जिनको थी इस बीमारी के बारे में, उनसे कोई सलाह ली होगी। जब भारतीय जनता पार्टी को उनसे सलाह मिली तो अचानक लॉकडाउन कर दिया। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने थाली और ताली बजा करके कोरोना का मुकाबला किया हो, उसने इतने महीने बिना कुछ तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। और देखिए कैसी तस्वीरें हम लोगों ने देखी
कैसे नहीं, लोगों को पर जाते होना देखा, चाहिए लोग था अपना या नहीं होना सामान चाहिए रखे थे था? सर पर। नहीं, सवाल ये बच्चों को गोदी में अखिलेश लिए थे। यादव क्या सोचते हैं, समाजवादी पार्टी क्या सोचती है, मैं- होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था? देखिए, भारत सरकार और प्रदेश सरकार बहुत ताकतवर हैं। नीति आयोग इनके पास है, आईसीएमआर के एक्सपर्ट इनके साथ हैं, एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर्स इनके पास हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इनके साथ हैं, और अगर इनसे नहीं मिलती है जानकारी तो WHO से जानकारी ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ और जिस तरीके से मजदूर सड़कों पर निकले हैं, ये मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को सोचा था कि इतने मजदूर तकलीफ और परेशानी से निकलेंगे आप और कह घर रहे हैं जाने कि के लिए हुआ वो पैदल ठीक चल लेकिन देंगे। प्लानिंग ठीक नहीं हुई, क्या ये समझा जाए? आप कह रहे हैं हुआ ठीक लेकिन प्लानिंग ठीक नहीं हुई। नहीं, भारतीय जनता पार्टी कुछ सोच करके नहीं करती है प्लानिंग। अरे नोटबंदी पे देखिए कैसी लाइन लगवाई, कितने लोगों की जान चली गई। अभी इसके लेकर के लॉकडाउन कर दिया, लोगों की जान चली गई। पर उसी मजदूर नोट तो उत्तर प्रदेश में मर चुके 50 से ज्यादा। उसी नोटबंदी के बाद आपकी सरकार चली गई थी, लोगों ने इतना समर्थन दे दिया था इनको। लेकिन देखिए, उस समय की बिगड़ी अर्थव्यवस्था आज भी जमीन से उठ नहीं पाई है। और अब ये जो कोविड-19 आ गया, कोरोना बीमारी आ गई है, इसके बाद अर्थव्यवस्था कैसे उठेगी? और मैं कह सकता हूं कि 20 लाख करोड़ का पैकेज देने के बाद भी अर्थव्यवस्था नहीं उठ रही। और फिर 20 लाख करोड़ किसको दे रहे हैं आप उन मजदूरों को नहीं दे रहे हैं जिनसे कारखाने चलेंगे, जिनकी वजह से अर्थव्यवस्था डूब गई। हो सकता है उनकी मदद कर दें। अब मैं जानना चाहता हूं कि अगर एटलस फैक्ट्री बंद हो गई तो आखिरकार इसको पैकेज का लाभ क्यों नहीं मिला? नहीं तो जो आप क्या उससे सहमत हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सीधा कैश दे दें, इससे अच्छा? नहीं, समाजवादी पार्टी तो समाजवादी पेंशन दे रही थी, उस समय बड़े पैमाने पे अकाउंट खुले थे, बड़े पैमाने पे ब्रांचेस खुली थी। और मैं कह सकता हूं इस बात को दावे के साथ, उत्तर प्रदेश में इतने कभी भी ब्रांचेस नहीं ग्रामीण क्षेत्र में खुली थी जितनी समाजवादी सरकार में और उस समय की सरकार के सहयोग से खुली थी। और आज कहां है? तो उसी की वजह से समाजवादी पेंशन दी। ये जो सलाह ये जो सलाह कैश देने की, डायरेक्ट कैश देने की बजाय पैकेज देने के, इसमें आप सहमत हैं राहुल से? नहीं, देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का रास्ता एक है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रास्ता अपना रही है वो कांग्रेस का रास्ता अपना रही है। क्या ये खेती प्राइवेट हाथों में देकर के किसान हमारा खुशहाल हो जाएगा? क्या आप गन्ने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं? आपको गन्ने की कीमत दे दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था कि हम लागत का 1.5 गुना फायदा पहुंचाएंगे, मैं जानना चाहता हूं किस फसल का आपने 1.5 गुना दे दिया? जो रकम तय थी, जो उनको मिलना चाहिए था, वो तक पैसा गेहूं का नहीं मिला, धान का नहीं मिला, सब्जियां फिक गई, तरबूज फिक गए, आपके खरबूजा फिक गया, आपके फूल बर्बाद हो गए, आपके रिक्शे वालों को कोई मदद नहीं, ठेले वाले को कोई मदद नहीं। तो आखिरकार आपका तरीका क्या है? दूध बर्बाद हो गया, दूध ये आप बड़ी बात कह रहे हैं आपकी। कांग्रेस और बीजेपी का रास्ता एक ही है, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि इन दोनों का रास्ता एक ही है, इसका मतलब आप इस रास्ते पे नहीं है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो देश को चलाने का तरीका है और खासकर कारखाने उद्योगपतियों का जिस तरीके से सहयोग कांग्रेस कर रही थी, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी है। यानी आप कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे? अब मैं ये जानना चाहता हूं कि किसान अभी भी परेशान है, उसके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है, लगभग 20,000 करोड़ उसका बकाया है, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्या 20 लाख करोड़ में उसका इंतजाम नहीं है? 20,000 करोड़ का किसान जो धान पैदा किया वो बर्बाद हो गया, उसको कीमत नहीं मिली, गेहूं की कीमत नहीं मिली। मुझे ये बताएं कि 2 महीने के लॉकडाउन में किस किसान को सही कीमत मिल गई? दूध बर्बाद हो गया। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दूध पैदा करता है, दूध जितनी पैदावार उत्तर प्रदेश की है देश में किसी की नहीं है, गुजरात की भी नहीं है, लेकिन दूध का बर्बादी हो गई पूरी। फल सब्जी बर्बाद हो गई, कोई पैकेज का लाभ नहीं मिला। और मजदूर जिस तरीके से यूपी बिहार में आए, उत्तर प्रदेश सरकार पे सोचिए, बसें थी जी 70,000 80,000 बसें, उसके बाद भी हमारे मजदूर पैदल चले। आज अखबारों में विज्ञापन दे रहे हैं मजदूरों को लेकर के। मैं ये जानना चाहता हूं इस विज्ञापन का पैसा आपने उनकी बसों में उनके सुख सुविधा या उनको खाने के लिए क्यों नहीं लगाया गया? नहीं, बसों की जहां तक बात है, ये बसों वाली राजनीति है, कांग्रेस ने भी की। मैं फिर उसी बात पर आ रहा हूं। आप कह रहे हैं ये दोनों मिले हुए हैं, उधर वो तो दोनों आपस में लड़ रहे थे, वो बोल रहे थे हमारी बसें ले लो, वो कह रहे थे आपकी बसें नहीं है, आपका 2 व्हीलर है, आप चुप थे उस वक्त।
मैं दोनों पार्टियों से जानना चाहता हूं कि मान लीजिए जिस दिन दिल्ली में मजदूर इकट्ठे हुए थे, कहां थी बसें, किसकी बसें कहां थी? पूरी की पूरे मजदूर निकल आए थे बेचारे, उसी दिन से चलना शुरू किए थे, अगर आपको याद हो तो जी। मैं जानना चाहता हूं उस समय बसें कहां थीं? और इस परेशानी में अगर कोई भी सहयोग कर रहा था, उसका सहयोग लेना चाहिए था सरकार को। लेकिन मेरा सवाल केवल इतना है कि जिस समय मजदूर पैदल चले थे उस समय ये बसेस कहां थीं? और फिर उत्तर प्रदेश सरकार इतनी बड़ी सरकार है जिसके पास खुद पे बसें इतनी हैं, वो क्यों किसी से बस मांग रही है उत्तर प्रदेश सरकार? नहीं, वो तो नहीं मांग रहे ना, वो तो मांग नहीं रहे, आखिरकार वो मांग नहीं रहे, वो तो उल्टा कह रहे थे हमें नहीं चाहिए। हाँ, ये ठीक है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 70,000 से ज्यादा उत्तर प्रदेश पर सरकारी स्कूल और प्राइवेट बसेस हैं, आखिरकार इनको क्यों नहीं लगाया गया? अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश सरकार बता सकती है। अखिलेश जी, ये पलायन जो हुआ, अगर आप होते सत्ता में, देश की सत्ता में होते, प्रधानमंत्री होते, तो ये पलायन कैसे रोकते? मैं इतना बड़ा सपना नहीं देखता हूं। नहीं, आप मैं यूपी तक का तो सपना देख सकता हूं, प्लान तो बता सकते बड़ा हैं। सपना मैं नहीं देख सकता। प्लान तो बता सकते हैं कि हाँ, कैसे मैं रोका ये जाए? कह सकता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी सरकार होती तो एक भी मजदूर पैदल नहीं चलता, सरकार पूरा का पूरा इंतजाम करती और उन्हें घर सुरक्षित पहुंचाती। यानी कि पलायन तो होना था, पलायन आप नहीं रोक सकते थे, लेकिन पलायन पैदल ना होता। दूसरा, अगर तैयारी करी होती तो पलायन भी नहीं होता, उनको भरोसे में लिया गया होता तो पलायन नहीं होता। कहां चूक हो गई? सरकार ने कुछ समझाया नहीं, सरकार ने केवल डराया बीमारी को लेकर के। आज सरकार कह रही कि बीमारी नहीं है। अब मैं लखनऊ में बीमारी हो गई, कई नर्सिंग होम बंद हो गए हैं, नर्सिस को हो गया, हमारे प्रदेश के मंत्री जी को रहना पड़ेगा क्वारंटाइन में, उनको क्वारंटीन रहना पड़ेगा कई दिनों के लिए। अब नहीं तो ये क्या, आपको क्या लगता है, ये हवा बनाया गया बीमारी का या बीमारी वाकई है? बीमारी है, सही तरीके से लोगों को जागरूक करना चाहिए था, सही तरीके से सरकार को ईमानदारी से जो और देशों ने किया उस तरीके से जनता को समझाना चाहिए था। इस सरकार ने तो हर जगह राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मैं ये जानना चाहता हूं, थाली ताली क्यों बजाई गई? क्यों इस बीमारी को लेकर नफरत फैलाई गई? क्यों इस बीमारी को लेकर के इतने मुकदमे लगा दिए गए? आखिरकार बीमारी है, दुनिया में हमें एक देश बता दो जो बीमारी को लेकर के मुकदमे लगा रहा हो। आप नफरत की बात कर रहे हैं, मुकदमों की बात कर रहे हैं। हमने खुद योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की, उन्होंने भी यही कहा कि तबलीगी जमात की वजह से फैली बीमारी शुरू में। आप भी मानते हैं तबलीगी जमात जिम्मेदार थी बीमारी फैलाने में? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत जानकारी है, उनके पास दिव्य दृष्टि भी है, दिव्य जानकारी है और दिव्य गणित है उनके पास, वो सब कुछ सही बता रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं, जो बीमारी शुरू जहां से हुई आपने रोका क्यों नहीं? मुल्क हैं, मान लीजिए दूसरे देश हैं, उन्होंने क्यों इतने कदम उठाए जिससे कि बीमारी उनके नहीं फैल पाई? आपको स्क्रीनिंग करनी चाहिए थी। जिस समय एयरपोर्ट पर लोग आ रहे थे, आपने उस समय क्या तैयारी की? लोग बाहर से लेकर के आए हैं तो आपने क्या तैयारी की? आज भी हवाई जहाज चल रहे हैं, हम इस बात से नाराज नहीं है कि हवाई जहाज किसके लिए चल रहे हैं। क्या इंतजाम मजदूरों के लिए नहीं हो सकता था? आप हवाई जहाज चला रहे हैं, अच्छी बात है, लोग लौटे घर आना चाहते हैं। जब 500 केस थे तभी तो लॉकडाउन हो गया था। जब शुरू में 500 केस थे लगभग, तभी लॉकडाउन हो गया था। तो उसी वक्त तो करना था, और कब करते? उससे पहले कैसे करते? तो सरकार की तैयारी क्या थी? लॉकडाउन किया और केस बढ़ गए, आपकी अर्थव्यवस्था भी डूब गई और आपके केस भी बढ़ गए। नहीं तो अभी जो अनलॉक 2 लाख से ऊपर केस पहुंच गए आपके, तो अभी अनलॉक नहीं करना चाहिए? देखिए, इस बीमारी से लड़ने के लिए सरकार को अपना स्वास्थ्य और टेस्ट बढ़ाने चाहिए, जो दुनिया कर रही है। आपकी मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हों। आप टेस्ट कितने कर रहे हैं आप? अगर आपने यही टेस्ट 1 महीने पहले ज्यादा किए होते तो आपको पता होता कि किस जोन में कितनी बीमारी है, कितने लोग इससे गंभीर पीड़ित हैं। आपने टेस्ट ही नहीं किए क्योंकि आप आंकड़े छिपाना चाहते थे। डीएम के आंकड़े कुछ हैं, सीएमओ के आंकड़े कुछ हैं, डॉक्टर बता रहा है कुछ, सरकार बता रही है कुछ।
आंकड़े हम किसके माने? आप यूपी का चेक करवाइए कि डॉक्टर आंकड़े कुछ दे रहे हैं, सीएमओ से कुछ आ रहे हैं, डीएम कुछ दे रहे हैं, सरकार कुछ बता रही है। नहीं तो आप कह रहे हैं तो कि जो टेस्ट करने की तैयारी नहीं कर पाए, ये इल्जाम कई राज्यों पे लग रहा है। आप कह रहे हैं यूपी पे भी यही इल्जाम है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं यूपी के वो सही आंकड़े नहीं है, बीमारी उससे कहीं ज्यादा है। क्या आप ये कह रहे हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि केंद्र सरकार से सहयोग लें। केंद्र सरकार को सहयोग करना चाहिए था उत्तर प्रदेश की सरकार को, और टेस्ट बढ़ाने चाहिए थे। अपनी जो मेडिकल कैपेसिटी है उसको बड़ा करना चाहिए था। आखिरकार सरकार टेस्ट क्यों नहीं बढ़ा पाई? अब सरकार कह रही है कि हम 1 महीने के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट में लैब बना देंगे। तो आप बताइए पिछले 2 महीने में क्या कर रहे थे आप? आपने क्यों नहीं सहयोग लिया किसी का? और फिर बजट अभी खर्च नहीं हुआ है। हाँ। अभी मार्च में तो बजट पास हुआ है, पूरा पैसा सरकार के पास है। नहीं, पर यूपी की जैसी जनसंख्या है उस लिहाज से केस कम नहीं है, कंट्रोल में नहीं दिख रही सरकार। इस पे तारीफ हो रही है योगी जी की। टेस्ट नहीं करेंगे तो केस तो कम होंगे ही होंगे। नहीं, अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे तो केसेस कम होंगे आपके। जैसे ही आप टेस्ट बढ़ाएंगे आपको सही पिक्चर नजर आ जाएगी कि आखिरकार है क्या। मुख्यमंत्री खुद एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, लगातार मीटिंगें कर रहे हैं। वो वही अस्पताल जा रहे हैं जो समाजवादी सरकार में कभी बने थे। वो अपने बनाए हुए अस्पताल में किसी में नहीं गए। आप ही चले जाइए अपने बनाए हुए अस्पतालों में। वो तो नाम बदल दिए, जो बनाए उसके कुछों के नाम बदल दिए इन्होंने। इसलिए नहीं जा रहा। मैं लगातार जो मदद कर सकता हूं मैं कर रहा हूं मदद जी। नहीं, लेकिन इसमें क्रेडिट क्या लेना कि आपने बनाए थे? वो आपकी सरकार थी, आपका कार्यकाल था, सरकार ने बनाए थे। अब ये क्या वो उस पे इसलिए ना जाएं क्योंकि आपकी सरकार ने बनाए थे? तो कम से कम ये सरकार स्वीकार करे कि उन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज, मतलब उन्होंने नहीं बनाया अस्पताल। ये तो कम से कम स्वीकार करे सरकार, और कम से कम उन अस्पतालों को बजट तो दे जिससे कि इलाज अच्छा हो सके गरीबों का। आप बजट क्यों काट रहे हैं? आपने बजट क्यों कम किया? आपके और मेडिकल कॉलेज बन जाते। आपने बांदा का बजट क्यों काटा? बांदा का नहीं बन रहा है मेडिकल कॉलेज। आपने स्वास्थ्य सेवाएं कितनी बेहतर कर दी। आप झांसी का बताइए क्यों बजट काट दिया? वो भूल जाइए अगर झांसी और बांदा का कटा हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि गोरखपुर में 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बच्चों का बन रहा था, आखिरकार वो पूरा क्यों नहीं हुआ 3 साल में? ठीक। अच्छा, जौनपुर का मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं पूरा हुआ? आप कह रहे हैं कि मेडिकल सुविधाओं के लिए ज्यादा बजट नहीं दिया, इसलिए ये हालत है कि हमें यूपी में टेस्ट भी कम हो रहे हैं, इलाज भी कम हो रहा है, और बनने चाहिए थे। इसके साथ साथ जो परेशानियां हैं, जो लोगों को खाना है, कम से कम खाना मिल जाए, कम से कम जो गांव के विवाद हैं वो ना हो। सरकार को और मदद करनी चाहिए गरीबों की। अब इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली, कहीं देश में इतनी आत्महत्या नहीं हुई होंगी। आज मैंने अखबार पढ़ा कि ब्रिज के इलाके में न जाने कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली। बुंदेलखंड में आत्महत्या कर रहे हैं लोग। आखिरकार सरकार क्यों नहीं मदद कर पा रही उन लोगों की? भूखमरी की वजह से, गरीबी की वजह से, परेशानियों की वजह से। अब गांव में मजदूर पहुंच गए। सरकार ये कह रही थी कि हम लौटने नहीं देंगे इनको, लेकिन अगर सरकार ने व्यवस्था नहीं की तो ये मजदूर बेचारे दुखी होकर के कुछ दिन तो देखेंगे इंतजार सरकार का, नहीं तो फिर अपने काम और रोजगार के लिए इधर उधर जाएंगे और जाना तो पड़ेगा। इसके लिए पुरानी सरकारें जिम्मेदार नहीं है कि यूपी के गांव में रोजगार नहीं है इसलिए लोग बाहर दूसरे प्रदेशों में जाते हैं काम करने, चाहे वो आपकी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे इनकी ही पुरानी सरकारें हों। अरे तो बीजेपी भी तो कई बार रही है। मैं तो चाहता हूं कि 3 साल का मैं वही कह रहा हूं। इन्वेस्टमेंट जमीन पर आया, ये अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात है कि हमारी सरकार नहीं है आज। जो हमारी सरकार में थी हमने काम करके दिखा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में कई इन्वेस्टमेंट मीट हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी आए हैं। अभी कुछ दिन पहले डिफेंस की बहुत बड़ी मीट हुई। जो इन्वेस्टमेंट के वादे किए गए, जो MOU साइन हुए, मैं केवल इतना जानना चाहता हूं आखिरकार जमीन पर क्यों नहीं उतरे? और फिर इस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद दिए हैं, विधायक दिए हैं बीजेपी को, सरकारें बनवाई हैं 2 बार। तो उत्तर प्रदेश में बड़ा कारखाना क्यों नहीं लगा कोई? अगर हमने नहीं लगाया, जनता ने हमें हटा दिया, लेकिन समाजवादियों ने जो काम किए हैं उसके तुलना में भारतीय जनता पार्टी अभी काम नहीं कर पाई है।
अच्छा, लौटते हैं उसी सवाल पर। ये जो लोगों के बीच फैला, लोगों के बीच बात भी फैली, आपने भी कहा कि भाई ये हवा फैलाया जा रहा है, नफरत हो रही है, तबलीगी जमात पर बार बार ये बात आई, आपका क्या रुख है? अखिलेश यादव क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी क्या मानती है, क्या तबलीगी जमात दोषी थी? भारतीय जनता पार्टी पर एक्सपर्टीज है नफरत फैलाने की। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरठ में इनके मंत्री जी को क्या टेस्ट के बाद पॉजिटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? बीमारी न जात देखती है न धर्म देखती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस बीमारी के साथ साथ नफरत फैलाने का, भेदभाव का काम नहीं करना चाहिए था। और आज जब बीमारी फैल रही है, वो किसी को नहीं देख रही है कि किसको हो जाएगी। आज सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो लोग आए हैं, गरीब मजदूर जो दूसरे प्रदेशों से आए हैं, उनके खाने का, रहने का और गांव में विवाद न हो, उसके लिए प्रशासन मदद करे उनकी। लेकिन अगर किसी ग्रुप ने अगर कुछ छुपाया तो क्या उस पर इसलिए दोष न डाला जाए क्योंकि उससे सौहार्द बिगड़ेगा, सिर्फ इसी वजह से? या उसको चिन्हित किया जाए कि नहीं भाई आपने ये गलत किया, क्योंकि अगर आपने छुपाया तो गलत किया, इस बीमारी में तो ये खास है। तो अगर ये देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी उससे लाभ लेना चाहती थी। आप कह रहे हैं बदनाम, भारतीय जनता पार्टी की एक्सपर्टीज है ये, इसके जानबूझ के बदनाम किया गया जी। उन्होंने कुछ नहीं किया, तबलीगी जमात ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तमाम मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयार रहती है, इस तरह के मुद्दों को उठाने के लिए। मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जो सेंटर्स बनाए थे इन्होंने, क्वारंटीन सेंटर्स जो बने थे, बच्चे को सांप कैसे काट गया ये बताइए, बच्चे की जान कैसे चली गई? गोंडा में इन्हीं के सरकार के क्वारंटीन सेंटर में एक बच्चे को सांप ने काट लिया। गोरखपुर के एक क्वारंटीन सेंटर में सांप निकला। ये कोई क्वारंटीन सेंटर में रहना नहीं चाहता था, सोचिए आप। और फिर सरकार की जिम्मेदारी है टेस्ट बढ़ाएं, लोगों का भरोसा और पैदा करें। आज मैंने सुना है कि नोएडा में भारतीय जनता पार्टी के नेता ही थाने पर बैठ गए धरने पर। इनके विधायक, सोचिए पुलिस के बारे में क्या क्या कह रहे हैं। इनके विधायक पत्र लिख करके सरकार को जगाना चाहते हैं। अगर कोई बात है तो मैं तो चाहता हूं सरकार को सदन बुला लेना चाहिए। अब तो सब लॉकडाउन खुल गया, सदन बुलाएं, एक बार बहस हो जाए कि क्या तैयारी सरकार ने की थी और कितना गरीबों की मदद की थी सरकार ने। गन्ने का भुगतान कितना हुआ, गन्ने के भुगतान पे सरकार को समझ में आ जाएगा कि सरकार अभी भी भुगतान कराना है। अभी बकाया है 20,000 करोड़ रुपए। किसी किसान को गेहूं की सही कीमत नहीं मिल पाई, भूल जाइए, 1.5 गुना आय और 2 गुनी उनकी आय हो जाएगी। आप कह रहे हैं संसद और विधानसभा खुलनी चाहिए इस वक्त? विधानसभा तो जरूर बुलानी चाहिए, विधानसभा तो जरूर बुला लेनी चाहिए, क्योंकि विधायक इंतजार कर रहे हैं, कम से कम जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, अपनी बात तो कह दें। जिन्होंने अपनी निधि दे दी, पूरी निधि को सरकार को दे दिया, कम से कम विधायक अपना बात तो कहें क्षेत्र की। अच्छा, अब जैसे अभी आपने बात की नोएडा की, नोएडा में आज और ये गाजियाबाद, इस पूरे इलाके में आज की खबर ये है कि कोर्ट ने कहा कि भाई एनसीआर जो है वो एक यूनिट की तरह ट्रीट किया जाए। इसके बीच में लोग आपस में एक जगह काम करते हैं, एक जगह रहते हैं, इसका एक कॉमन पास हो। ये जो दिल्ली के बॉर्डर सील हैं, उधर पहले इन्होंने सील किए, इधर यूपी की तरफ से सील हुए, फिर हरियाणा की तरफ से सील हुए, फिर यूपी के बरकरार रहे, हरियाणा ने हटा दिए तो दिल्ली ने सील कर दिए। आपकी क्या राय है? आप मुख्यमंत्री रहे हैं इस प्रदेश के, ये एनसीआर को अलग ट्रीट करना चाहिए? देखिए, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और आसपास के लोग कौन कहां रहता है, कैसे कौन कारोबार कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे दिल्ली में रहने वाले लोग कारोबार नोएडा में करते हैं, नोएडा में रहने वाले लोगों को दिल्ली में जाना पड़ता है। इसी तरह गाजियाबाद में कम से कम दिल्ली की सरकार को सोचना चाहिए कि ये जो सरकारें हैं ये क्या फैसला ले रही हैं। कोई बॉर्डर सील कर देता है, कोई बॉर्डर खोल देता है, कोई बॉर्डर फिर बंद कर देता है, फिर बॉर्डर को खोल देते हैं। इससे ज्यादा ना समझी क्या और हो सकती है? आखिर दिल्ली सरकार क्यों, दिल्ली की जो भारत की सरकार है वो क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रही है? आप कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और एनसीआर को एक यूनिट की तरह ट्रीट करना चाहिए। सवाल एनसीआर यूनिट का नहीं है, सवाल सीमाओं का है। सीमा में क्यों रोक रहे हैं आप? जब होम डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस हैं, आप अलग अलग तय कर रहे हैं, फिर इसका मतलब केंद्र सरकार का कोई सुनना ही नहीं चाहता है।
2 जगह तो बीजेपी की सरकारें हैं, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में। आप देखिए टप्पल में किसानों की लड़ाई हो रही है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, यूपी में बीजेपी की सरकार, दिल्ली में बीजेपी की सरकार, और दोनों जनता लड़ रही है, सोचिए बॉर्डर पे। तो यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार। नहीं तो ये होना चाहिए, बॉर्डर रोकने चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मुझे नहीं जानकारी है इस समय कि कोर्ट ने क्या लिया और किस बात, लेकिन बॉर्डर अगर होम डिपार्टमेंट ने, अगर भारत सरकार ने कहा कि बॉर्डर खुलने चाहिए तो बॉर्डर खुलने चाहिए। क्योंकि अगर काम नहीं शुरू करेंगे, आप काम शुरू कराना चाहते हैं, लोग आ जा नहीं सकेंगे तो कैसे काम शुरू होगा? और आप किसी को आने नहीं देंगे, किसी को जाने नहीं देंगे, तो कारखाने कैसे चलेंगे फिर? जी, तो नहीं, मतलब वो कह रहे हैं भाई बीमारी को रोकना है, तो इस वक्त प्राथमिकता क्या है, बीमारी को रोकना है या काम धंधा चलाना? बीमारी भी रुके और काम धंधा भी चले। तो उसके लिए क्या किया जाए? और सावधानी से काम हो, वो आप एक्सपर्ट बता सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च करने वाले लोग हैं, वो जानकारी दें पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को या सरकार को जानकारी दें। अच्छा ये बताइए, आपने किसानों की कीमत की बात की, फसल की यूपी के लिए तो मैं कह सकता हूं कि ये बीजेपी की सरकार हट जाए तो सब चलने लगेगा। अच्छा, यूपी के लिए तो कह सकता हूं मैं। अच्छा चलिए, वो तो अभी हटने में थोड़ा टाइम है ना, 2022 है, तभी मौका मिलेगा लोगों को कि हटाना भी है कि नहीं हटाना है। 600 दिन बचे हैं और 200 दिन चुनाव के माइनस कर दीजिए तो दिन बहुत कम है। एक एक दिन गिन रहे हैं आप? क्या करूं, परेशानी इतनी है। और मेरी परेशानी नहीं, प्रदेश को देख रहे हैं, एक प्रदेश जिसने पूरे देश का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेसवे दिया, और जिस एक्सप्रेसवे को समाजवादी सरकार बनाना चाहती थी उसी का शिलान्यास बीजेपी के ने करवाया प्रधानमंत्री जी से। कम से कम वो तो पूरा हो जाए। यहां पर बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हो गई थी, कैंसर इंस्टीट्यूट पड़ा हुआ है। वो योगी जी ने भी कई एमओयू साइन किए हैं, कई एमओयू साइन किए हैं, कई चीजें साइन की हैं, तो वो हो जाएगा तो लोग उससे भी खुश हो जाएंगे। नहीं, उन्होंने नहीं, एमओयू जो साइन किए हैं पिछले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल हो गया है। हाँ, जो पहली इन्वेस्टमेंट मीट थी उसमें जो एमओयू साइन हुए वो अभी तक कुछ जमीन पर नहीं उतरा है। और फिर जहां बैंक लोन्स नहीं देंगी, जहां पे अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर दिखाई दे रही है, अब कौन इन्वेस्टमेंट करेगा आपके प्रदेश में? मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। आप जब तक इंसेंटिव नहीं दोगे, जब तक आप लोगों को, आप कर्ज दे रहे हो, राहत थोड़ी दे रहे हैं आप। ये जो 20 लाख करोड़ का कर्ज दिया जा रहा है, अरे कर्ज से थोड़ी चलेगा। आपने गरीब की, मजदूर की, चाय वाले की, ठेले वाले की, रिक्शे वाले की क्या मदद की है? किसान का अभी भी बकाया है, किसान को कीमत नहीं मिल पा रही, मजदूर को काम नहीं मिल पा रहा। ये सोच तो यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं। आप कह रहे हैं वो दोनों मिले हुए, आप कह रहे हैं वो दोनों मिले हुए हैं, आप तो वही बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं। आखिरकार कई ऐसे सवाल हैं जिसमें बहस लंबी करनी चाहिए। और मैं ये कह सकता हूं, जो अर्थ नीति थी, जो रास्ते पर कांग्रेस चल रही थी, उसी रास्ते पे भारतीय जनता पार्टी और तेजी से चलना चाहती है। क्या खेती को प्राइवेट हाथ में देंगे आप? नहीं, और ये जो कहने कैसे भला होगा? नहीं, किसान कहीं भी किसी भी मंडी में जाके बेच सकता है किसान। जो ये तब्दीली की गई कानून में, ये अच्छा है किसान के लिए? ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि मंडी ठीक है, तो आप मंडियों को क्यों नहीं इतना अच्छा बना दे रहे हो? मंडियां और अच्छी बनाइए आप। आपने मंडियों पे कितना खर्च किया है पैसा? आपने क्यों नहीं बनाई? मैंने ग्रेटर नोएडा में 500 एकड़ बनना शुरू हो गई थी। बाबा रामदेव जी अपनी बनाना चाहते थे, अब उनको नुकसान हो गया, घाटा हो गया व्यापार में, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं? दूसरा, आपके मैनपुरी और इटावा के बॉर्डर पे 100 एकड़ की अनाज की बन रही थी मंडी, जिसमें लहसुन और प्याज की मंडी थी। कन्नौज में 100 एकड़ में बन रही थी आलू की मंडी। आपके मलिहाबाद में आम की मंडी बन रही थी। इन सबको रोक दिया और आगे गाजीपुर में मंडी बनती, आजमगढ़ में मंडी बनती, सुल्तानपुर में मंडी बनती, एक्सप्रेसवे के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे थे। समाजवादी पार्टी ने अमूल के 2-2 प्लांट लगवा दिए उत्तर प्रदेश में। मैं जानना चाहता हूं, बीजेपी की सरकार है, बताइए अमूल के कितने प्लांट लगाए उन्होंने? मदर डेयरी का प्लांट लगा दिया है इटावा में,
मैं जानना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने कितने मदर डेयरी के प्लांट लगाए हैं? तो जो बेसिक काम था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम था, समाजवादी लोग कर रहे थे। एक डायल 100 जो वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम पुलिस के लिए दिया था, एक स्ट्रक्चरल चेंज रिस्पॉन्स सिस्टम बेहतर, उसका केवल नाम बदल दिया। पहले 100 नंबर था, वही 112 कर दिया आपने। आपने कितनी एम्बुलेंसेस बढ़ाई? क्या एम्बुलेंस चलाने वालों को सुविधा दे रहे हैं आप? नहीं, जो आप मेडिकल कॉलेज के लोगों की मांग रहती थी कि पीजीआई जैसी सुविधा उनको मिले, डॉक्टर्स को, उनकी तरफ से भी चाहते हैं आप। उनकी तरफ से भी दावा होता है ना कि हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर रहे हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कई जगह हो रही है, ग्रेटर नोएडा में भी हो रही है, तो ऐसे हमने भी कई प्लांट लगाए हैं। नहीं, पर बात देखिए अखिलेश जी, मेरा ये कहना कि उनकी तरफ से कोई एक अच्छा काम, योगी जी की सरकार का कोई एक अच्छा काम जो आपने अभी तक देखा हो? केवल एक अच्छा काम किया है, वो लोक भवन जो समाजवादी सरकार में बनवाया था, उसी में बैठ रहे हैं। वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वो। तो वहां से तो अच्छे ही फैसले होने चाहिए ना। वो लोक भवन है, इसलिए जनता के लिए अच्छे फैसले हों। और वही में जो मोबाइल वाली बात आपने शुरू की थी, समाजवादी सरकार में तमाम मोबाइल कंपनियों को मैन्युफैक्चरिंग के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन उस काम को आगे तो बढ़ाते ये लोग, इन्होंने आगे नहीं बढ़ाया। मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल होना फर्क है। बड़े बड़े बिजली के कारखाने लगने थे, शुरू हो गए थे। मैं जानता हूं एटा में सबसे बड़ा बिजली का कारखाना लग रहा था, उसका काम धीमे क्यों है? हरदोईगंज में बिजली का बड़ा 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहा था, उसका काम धीमे क्यों है? अच्छा, ये बताइए, फोर लेनिंग होने लगी थी सड़कों की। योगी जी का, चलिए आपने एक काम बताया, दूसरे कोई राज्य सरकार जो इस कोरोना काल में जिसने अच्छा काम किया हो, कोई भी राज्य सरकार, बीजेपी की छोड़ दीजिए। मैं केवल उत्तर प्रदेश पे ध्यान दे रहा हूं, और उत्तर प्रदेश में जो जानकारी मिल रही है राइट फ्रॉम जो ग्राउंड से, मैं ये कह सकता हूं सरकार ने निराश किया है जनता को। महाराष्ट्र सरकार ने यूपी के लोगों के साथ जो किया बर्ताव, उसे आप ठीक मानते हैं कि उनको पैदल ही जाना पड़ गया? ये जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की और भारत सरकार की थी। और वहां के जहां समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने जो मदद कर सकते थे मजदूरों की, अपने संसाधनों से भी मदद की, नहीं, लेकिन वहां की सरकार से संतुष्ट हैं आप? मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर महाराष्ट्र सरकार को दिल्ली सरकार और सहयोग कर देती तो एक भी मजदूर परेशानी में नहीं आना पड़ता। ट्रेनें किसके पास हैं? आप ट्रेनें चलाने में क्या दिक्कत थी आपको? आप ट्रेन क्यों नहीं चलाए? आप ट्रेन चला देते। और फिर शुरुआत में तो ट्रेन में टिकट का भी पैसा ले लिया। अच्छा, ये बताइए, अभी क्या बहुत जल्दी है ये पूछना, या फाइनल है कि आप ना बीएसपी के साथ जाएंगे ना कांग्रेस के साथ? हालांकि अभी तक समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेताओं में आम राय यह है कि अभी गठबंधन किसी बड़े दल से ना किया जाए, और जो छोटे क्षेत्रीय दल है अगर उनको एडजस्ट किया जाए तो एक अच्छी रणनीति होगी। यानी आप कह रहे हैं इसका क्या मतलब निकाला जाए, बीएसपी या कांग्रेस छोड़ दें दोनों को? बीएसपी और कांग्रेस से हमारा पहले भी समझौता हुआ है, अब आने वाले समय में समझौता नहीं होगा। जो हमारा गठबंधन पहले से था, जिन दलों के साथ था, उन दलों के साथ रहेगा, छोटे दलों के साथ जी। और इसमें अभी शिवपाल जी ने भी बुलाया आपको लोहिया ट्रस्ट बिल्डिंग के उद्घाटन में, तो शिवपाल जी भी की पार्टी भी होगी या नहीं? उनके लिए एडजस्टमेंट का रास्ता है पार्टी में, कि मतलब वो पार्टी में शामिल नहीं होंगे, उनकी पार्टी को एडजस्ट करेंगे आप? हाँ, उनकी पार्टी है, क्योंकि उनकी पार्टी क्यों खत्म हो, उनकी पार्टी है तो उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। तो ये मान लिया जाए कि एक सीट अभी जसवंत नगर तो छोड़ दी। अच्छा, जसवंत नगर की सीट आपने उनके लिए छोड़ दी? हाँ, वो उनके लिए समाजवादी पार्टी कभी कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी अगले चुनाव में। तो यानी कि ये तो साफ मान लिया जाए कि चाचा भतीजा की पार्टी में गठबंधन है? नहीं, अभी तो रणनीति बनाने जा रहे हैं, अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो प्रदेश में और भी कई दल हैं। हाँ, नहीं तो मतलब ये अगर एक सीट आपने छोड़ दिया यानी कि फिर तो वो तो रिश्ता तो है ही ना, वो
राजनीतिक, मैं पारिवारिक रिश्ते की बात नहीं कर रहा, राजनीतिक रिश्ते की बात कर रहा हूं। देखिए, एक सीट का हाल फिलहाल जसवंत नगर छोड़ दी उनके लिए, ठीक है, और आने वाले समय में चुनाव जब होंगे तो किस तरीके से कैसे क्या रास्ता निकले उस दिशा में अन्य दल जो उत्तर प्रदेश के उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। जैसे आप लोकसभा में रायबरेली और अमेठी छोड़ दिया करते थे, ये उस तर्ज पे छोड़िए। यही मान लीजिए आप। तो वो नहीं, वो जो उधर जो अमेठी में जो पूर्व सांसद हैं और जो मौजूदा सांसद हैं उनमें काफी झगड़ा चलता रहता है, उसमें आपका क्या राय है? अमेठी की जनता जानती है कि विधानसभा में किसको वोट देना है। मुझे खुशी है, पहले भी समाजवादी पार्टी के विधायक जिताए थे अमेठी रायबरेली की जनता ने, और प्रदेश ने, इस बार भी वही होगा। नहीं, पर हैं तो आप सांसद ही ना, तो अभी लेकिन आप उत्तर प्रदेश को ही देख रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आने वाले समय में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और सबसे ज्यादा तकलीफ किसानों को यहीं पर है, गरीब को यहीं पर है। मजदूर भी सबसे ज्यादा देश में यूपी और बिहार में लौट करके आया है। सोचिए कितनी तकलीफ के साथ आया। क्या सरकार को नहीं सोचना चाहिए था? तो ये जो मजदूर लौट के आए हैं, सवाल है कि ये लोग जो लौट कर आए हैं, सरकार करेगी हम उनके लिए रोजगार पैदा करेंगे, क्या ये वक्त आ गया है, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं अखिलेश जी, अंत में ये सवाल मेरा, क्या ये वक्त आ गया है कि राज्यों के स्तर पर आरक्षण होना चाहिए अब? क्योंकि हर राज्य जब ऐसे ऐसे बॉर्डर बन गए तो अब यहां जो रोजगार हो यूपी में जो हो वो यूपी वालों के लिए ही हो, ये आरक्षित हो, क्या ऐसा वक्त आ चुका है? ये सबसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात होगी अगर ये बात होगी, और मैं ये कह सकता हूं वो कि बहुत दिन मजदूर इंतजार नहीं करेंगे, कुछ दिन तो रोजगार और काम को ढूंढेंगे, नहीं तो ये फिर लौट जाएंगे अपने काम धंधा ढूंढते हुए, कहीं ना कहीं तो जाएंगे काम करने के लिए। और याद रखिएगा, कारखाने बिना मजदूर के नहीं चल सकते, कारखाने चलाने के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, और ये सब वो मजदूर थे जो काम सीखे हुए हैं, पहले से जानकारी है उनको काम की। अगर उन्हीं लोगों ने उन्हें रोक लिया होता, उनकी मदद कर दी होती, तो शायद ये नहीं भागते। लेकिन सरकारों ने इतना डरा दिया कि अपना सामान लेकर के आ गए, अपने बच्चों को लेकर के आ गए। तो ये जो पलायन हुआ, ये वोटरों का भी पलायन होगा? उनके अभी मन में तो यह है कि सरकार ने उनकी मदद नहीं की है, तो उनके गुस्से का सामना भी सरकार को अब सुनने में आएगा कि सरकार कुछ बांटना शुरू कर देगी। उनको सुना है कि सैनिटाइजर देगी, सुना है मास्क देगी। अरे जब मास्क की जरूरत थी आपने मास्क नहीं दिया, जब जरूरत थी उन्हें बस की तो बस नहीं दी आपने, अब आप उनको बांटने जा रहे हैं। अभी खाने की जरूरत है तो खाना दीजिए, काम की जरूरत है तो काम दीजिए, उनको रोजगार की जरूरत है तो रोजगार दीजिए। आप कह रहे मनरेगा में एडजस्ट कर देंगे, अगर आखिर आपके क्या मनरेगा का बजट तो बढ़ाइए आप, तभी तो एडजस्ट होंगे। और फिर सरकारी जो सुविधाएं हैं आपके प्रधानमंत्री आवास की है वो दीजिए उनको। अगर जनधन अकाउंट नहीं है तो जनधन अकाउंट खुलवाइए, उनको पैसा दीजिए, और जो सरकारी सुविधाएं उनसे जोड़िए उनको। ये तो सरकार के हाथ में है। और उनके जमीन के अगर विवाद है तो लोकल स्तर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनकी मदद करे, लेखपाल मदद करे, लेखपाल ना उनको परेशान करे, तहसील से परेशानी ना हो उनको, जिला प्रशासन उनको आगे बढ़कर के मदद करे। यही तो कर सकते हैं, और क्या कर सकती है सरकार? तो सरकार को करना चाहिए उनकी मदद। आखिरी सवाल अखिलेश जी, आपने कह दिया कि ये अगला चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होगा, और ये चुनौती आपके सामने योगी आदित्यनाथ हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तीसरा कौन बहन मायावती जी भी बनाएंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा कितनी बड़ी चुनौती है इसमें? नहीं, अच्छा, उनको काम करना चाहिए, उनको मेहनत करना चाहिए। वो यूपी में जो चौथा कोण बन सकती हैं राजनीति का? मैं इन बातों में नहीं कह सकता हूं, लेकिन ये मुझे पता है कि जनता समाजवादियों की ओर देख रही है, और इस बार सभी जाति धर्म के लोगों को साथ जोड़ करके जनता के बीच में समाजवादी पार्टी जाएगी। हर वर्ग के लोगों को जोड़ करके जनता के बीच में जाएगी, बिना भेदभाव के। क्योंकि पिछली बार ये कहा गया था ना कि प्रियंका जी का रोल था वो गठबंधन करवाने में, इस बार वो खुद ही वहां पर हैं, ताकत मतलब उन्हीं के पास वो पोजीशन है यूपी वाली, तो वो फिर आएंगी तो आप मना कर देंगे इस बार?
नहीं, अच्छी बात है, वो काम करें। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी को अपनी बात रखने की आज़ादी है, वो अपना काम करेंगे। लेकिन जनता समाजवादियों की तरफ देख रही है, जनता देख रही है कि एम्बुलेंस समाजवादियों ने दी, ये पुलिस को रिस्पांस सिस्टम समाजवादियों ने दिया, ये बेहतरीन जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने जा रहा था और आज के ज़माने के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, वो किसने दिया? समाजवादियों ने दिया। समाजवादियों ने सड़क पे हवाई जहाज उतार दिए। हम ये जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सड़क बनाई है जिसमें हवाई जहाज उतर रहे हों। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस साफ बातचीत के लिए हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश यादव हमारे साथ थे अनलॉक। धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अखिलेश यादव